नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पे। तो जोश के साथ में आपकी तैयारी चल रही होगी, उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब आपके पास पूरा एक साल है और इस पूरे एक साल में आप जितना डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर लेंगे उतना ही बेहतर परिणाम भी आपको मिलने वाला है। खैर, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप परिणामों की चिंता किए बगैर तैयारी करें और जो तैयारी कर रहे हैं इसी को अपना फल मान लें। उसके बाद जो भी होने वाला है वो आपके लिए काफी बेहतर होने वाला है, सुकून देने वाला होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। 16 और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स हम एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को अखबार नहीं आया है, मतलब 16 अगस्त को अखबार नहीं आया क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी रहती है। तो 2 दिन की जितनी भी खबरें उनको हम फटाफट से कवर करेंगे। राजस्थान के करंट अफेयर सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद में फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की खबरों को भी हम कवर करने वाले हैं। तो रोजाना आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे इस 20 से 25 मिनट के कंप्लीट वीडियो में, जो आपको पूरी तरह से नॉलेजफुल है। और आरएएस और एसआई के बच्चे तो खास करके इससे काफी लाभान्वित होने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं में आप जब प्रश्न देखेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे जो एक कोर्स है जिसका नाम है आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको हमने एक जगह किया है। 2011 से लेकर के और अब तक के जितने भी पेपर्स हैं उन सबको हमने यहां पर आपको क्विज फॉर्मेट में दिया है। तो मात्र 200 रुपए खर्च करके आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। रोजाना आप टेस्ट दीजिए, नियमितता बनाइए और जानिए कि क्या पैटर्न है आरपीएससी का जिस पर वो काम कर रही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिली जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की पहले करंट अफेयर से। तो आपका जो अजमेर है, ठीक है, जो कि केंद्र है हमारे राजस्थान का, ठीक है, वहां पर इंडियन रेलवे के द्वारा अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज जो है उसका शुभारंभ किया गया है। तो अजमेर में अब हमारे जो खिलाड़ी हैं रेलवे के उनको यहां पर सुविधा मिलने वाली है। अत्याधुनिक सुविधा युक्त ये रेल कर्मचारी और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगी और आने वाले समय में हमारे जो रेलवे के खिलाड़ी होंगे उनके प्रदर्शन में सुधार करने में भी मदद करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन करना, ये हमारे जो खेलो भारत नीति है उसका भी एक हिस्सा है। ठीक है, अभी हाल ही में आपके खेलो भारत नीति को जुलाई 2025 में सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और इस नीति के तहत जो 2 चीजें हैं वो है, एक तो खेलों का उन्नयन और इसके साथ साथ खेलों की विविधता और इसका विस्तार करना। तो उसी के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण आपका कदम उठाया गया है। इससे क्या होगा, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, इससे उनका खेलों में सुधार होगी और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो अजमेर मंडल है उसके ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आपको अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आप ध्यान रखिए, भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहां पर स्थापित हुई है? अजमेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लाल किले पर हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया। 79 हमारा स्वतंत्रता दिवस था और इस अवसर पर पूरे देश भर से जो हमारे पंचायती राज में बेहतरीन काम करने वाले सरपंच हैं उनको आमंत्रित किया गया। पूरे देश के कुल 85 सरपंचों को आमंत्रित किया। और अगर बात करें हमारे राजस्थान की तो राजस्थान से टोटल 3 जो है सरपंच उनको यहां पर आमंत्रित किया गया है। तो ये जो 3 सरपंच हैं ये कौन कौन है इनको आप जान लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपको इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले तो है आपका जो कोटा है, कोटा के सुल्तानपुर ब्लॉक के गड़ेपान गांव की सरपंच रेखाबाई। रेखाबाई ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। मनरेगा में उन्होंने काम किया है। आंगनबाड़ी से लेकर के स्वास्थ्य और खेलकूद, इन सभी की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप करने में रेखाबाई ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसीलिए इन्हें गणतंत्र जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह है उसमें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और भी 2 सरपंच है, 2 महिला सरपंच और हमारी हैं, जिनमें भरतपुर जिले के डीग के रारह पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह, इनको भी जो है यहां पर आमंत्रित किया गया क्योंकि इन्होंने भी आधुनिक ग्रामीण शासन जो है उसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं। इनकी वजह से ही राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत बनी है रारह। तो ये भी आप याद रखना, राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत कौन सी है? रारह है। ठीक है, कहां पर है? भरतपुर के डीग में। नेक्स्ट जो है वो है जोधपुर जिले की चाली पंचायत। चाली पंचायत की सरपंच है गीता देवी।
ठीक है। तो गीता देवी के उल्लेखनीय योगदान की वजह से उन्हें भी जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है उसमें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो ये 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। अगली खबर देखते हैं। दोस्तों जिनको आप देख रहे हैं वो हैं हमारे गुलाबी नगर की अनुजा, जिन्होंने हाल ही में जापान में होने वाले जो डेफ वर्ल्ड गेम्स चैंपियनशिप है उसके लिए, डेफ ओलंपिक्स जो है उनके लिए क्वालिफाई किया है। और ये उपलब्धि हासिल करके उन्होंने पूरे देश में जयपुर का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी वो वर्ल्ड गेम्स में पदक जीत चुकी हैं। तो एयर पिस्टल शूटर हैं अनुया प्रसाद, ठीक है। और इन्होंने जापान में डेफ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेफ ओलंपिक्स आपके जो मूक बधिर होते हैं, ठीक है, दिव्यांग जो हैं, मूक बधिर दिव्यांग जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए आपकी ये डेफ ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है और इसमें इन्होंने यहां पर क्वालिफाई किया है। इन्होंने पिछले साल जर्मनी के हनोवर में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यहां पर जीता था और ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं कि इन्होंने यहां पर ये प्राप्त की। और ऐसा करने वाली वो देश की सबसे छोटी शूटर भी यहां पर रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तक ये 25 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं, जिनमें 1 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड, 9 राष्ट्रीय मेडल और 15 अन्य प्रतियोगिताओं के मेडल सम्मिलित है, जिनकी डिटेल भी मैंने यहां पर आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक दे रखी है। तो अनुया प्रसाद का नाम आपको याद कर लेना है। डेफ ओलंपिक्स जापान में होंगे इस वर्ष, उसके लिए इन्होंने यहां पर जो है उपलब्धि हासिल की है। 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे तो जैसे कि जर्मनी के हनोवर में स्वर्ण पदक पहले जीत चुकी हैं, टोटल 25 मेडल ये अब तक जीत चुकी हैं, इस तरह के प्रश्न आपको अमूमन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट में इसको बोलते हैं राणा। और इस राणा ने इस साल को अर्थात 2025 को अमेरिका में राजस्थान पर्यटन वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है और ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। तो राजस्थान पर्यटन वर्ष अर्थात राजस्थानी जो लोग हैं उनको इन्होंने संबोधित करते हुए पर्यटन वर्ष के रूप में यहां पर ये मना रहे हैं। तो न्यूयॉर्क जो है वहां पर ये एसोसिएशन स्थित है और इसने 6 अगस्त को राणा डे भी घोषित किया था और 2025 को अब वे राजस्थानी पर्यटन वर्ष के रूप में मना रहे हैं। संगठन अपने 5वें अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को राणा का संरक्षक बनाने की बात भी की गई है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस समय इसके संरक्षण मंडल में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात ICJ, जो कि संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण कोर्ट है, उसके जज दलवीर भंडारी, जोधपुर के महाराजा गज सिंह और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ये तीनों वर्तमान में राणा न्यूयॉर्क के संरक्षण मंडल में सम्मिलित हैं। राणा क्या है? राजस्थान एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो राजस्थान की खबरें हमने सारी कवर कर ली। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और जो साइंस से रिलेटेड खबरें हैं उनको भी हम कवर करते हैं। तो अगली बात है अटलांटिक महासागर जो है उसमें भारतीय वैज्ञानिकों का एक गोताखोरी अभियान अभी हुआ है। तो हमारे जो एक्वानॉट्स हैं, एक्वानॉट्स कौन होते हैं? जैसे हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट हम उनको बोलते हैं जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं और एक्वानॉट उनको बोलते हैं जो लोग जल में जाते हैं, तो जल यात्री हम इनको कह सकते हैं। तो ऐसे एक्वानॉट हमारे 2 थे जिन्होंने दोनों ने गोताखोरी की। कहां पर? आपके अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, ये एस आकृति का महासागर है जो एक ओर यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है, जबकि दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है उनसे घिरा हुआ है। इन दोनों के बीच में एस की आकृति में बना हुआ है आपका अटलांटिक महासागर। इसी अटलांटिक महासागर में जो फ्रांस है, फ्रांस के साथ में जो हमारा सहयोग है उसके तहत फ्रांस की एक सैन्य पनडुब्बी थी जिसका नाम था नौटाइल। तो नौटाइल पनडुब्बी में ये बैठ करके गए, गहराई में गए और वहां से इन्होंने 4000 मीटर और 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। इसमें जो हमारे दोनों एक्वानॉट हैं उनका नाम है कमांडर जतिंदर पाल सिंह और श्री राजू रमेश। दोनों ही हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ओशन टेक्नोलॉजी वाला, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो चेन्नई में है और जो वर्तमान में हमारे डीप ओशन मिशन में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। हमारे मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है उसका विकास भी इनके निर्देशन में हो रहा है और पूरी टीम इनकी थी जिस टीम के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर ये गोता लगाने का काम
किया है। तो ये गोता अभी हमारी पहली शुरुआती प्रैक्टिस के रूप में है और जो समुद्रयान मिशन हमारा है उसके तहत किया जाने वाला प्रारंभिक कार्य है। समुद्रयान मिशन के तहत 2027 तक हम स्वदेशी रूप से विकसित होने वाली पनडुब्बी जिसका नाम है मत्स्य 6000, उसमें हमारे 3 एक्वानोट्स को भेजेंगे 6000 मीटर की गहराई तक। और ये जो समुद्रयान मिशन है ये हमारे डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। डीप ओशन मिशन पे मैंने आपको एक हमारी पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बताया, हमारे नोट्स में भी आपको मिल गया होगा, तो जुलाई वाले नोट्स आप हमारे देख सकते हैं जो टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के वहां से उस पीडीएफ को ले सकते हैं। जून की भी हमने कर दी, जुलाई की भी कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर वो पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में उसके बारे में बताया। तो डीप ओशन मिशन बेसिकली 2 उद्देश्यों के लिए काम करता है। एक तो भारत की जो इस महासागर क्षेत्र में जो गोताखोरी की क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना हमारे इस समुद्रयान मिशन के माध्यम से, और दूसरा समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए समुद्र से प्राप्त होने वाले जो उपयोगी संसाधन हैं उन संसाधनों को प्राप्त करना, जिसमें आपके जितने भी समुद्र के तल में उपलब्ध होने वाले जो धातुएं हैं या उनसे जुड़े हुए जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हमको मिलते हैं वो सारे जो हैं वहां से प्राप्त करने की बात हम करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे गोताखोरी अभियान के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने लगातार 12वीं बार भाषण दिया है गणतंत्र दिवस के स्वतंत्रता दिवस के दौरान लाल किले से। तो स्वतंत्रता दिवस के दौरान लाल किले से भाषण देने का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। सर्वाधिक बार 17 बार भाषण देने का रिकॉर्ड आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है, और अब यहां पर इन्होंने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने लगातार 11 बार भाषण दिया था। तो अब 12 बार भाषण देकर के और ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं टोटल 12वें भाषण के साथ। इसी के साथ एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। 2025 में इनका जो भाषण था वो कुल 103 मिनट चला, और ये अब तक का सर्वाधिक अवधि का भाषण क्या है? सर्वाधिक अवधि का भाषण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। 2014 से लगातार ये यहां पर भाषण देते आए हैं। तो दूसरे भारतीय पीएम बन गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में 11 लगातार दिए थे, जबकि कुल 16 दिए हैं। क्लियर है? तो वो 16 वर्ष प्रधानमंत्री रही, तो कुल 16 जबकि 11 लगातार उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना लगातार जो है युद्ध अभ्यास करती रहती है, और इसी क्रम में भारतीय नौसेना के द्वारा श्रीलंका जो है उसके साथ में मिलकर के और स्लिनेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। स्लिनेक्स क्या है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2025। तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। एक द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है जो श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। भारत के आईएनएस राणा जो एक प्रकार का गाइडेड डिस्ट्रॉयर जो पोत है, और आईएनएस ज्योति जो एक प्रकार का फ्लीट टैंकर है, ये दोनों गए हैं कहां पर? कोलंबो में। तो कोलंबो में ये आयोजित किया जाएगा। 12वां संस्करण है, ठीक है, और 14 से 18 अगस्त को आयोजित हो रहा है। पिछला संस्करण इसका भारत के विशाखापत्तनम में दिसंबर 2024 में हुआ था। 2 चरणों में होता है। एक चरण होता है इसका कौन सा? हार्बर चरण, जिसमें बंदरगाह पर ये अभ्यास होते हैं, और दूसरा होता है समुद्री चरण, जिसमें समुद्र के अंदर जाकर के, डीप समुद्र में जाकर के वहां पर अभियान का आयोजन किया जाता है। दोनों देश मिलकर के और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को इस दौरान अंजाम देते हैं, जो दोनों के बीच में अंतर संचालनीयता को और साथ मिलकर के काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। एक और जो है टेस्ट हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया। तो डीआरडीओ जो है वो विकसित कर रहा है आपके रुद्रम 4 मिसाइल। रुद्रम 4 एक विशेष प्रकार की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो सतह पर उपलब्ध जो भी दुश्मनों के जो ठिकाने हैं, बंकर हैं, या फिर उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है। तो रुद्रम अपनी कैटेगरी की 4थी मिसाइल है। इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो रुद्रम 4 मिसाइल को विकसित किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। हवा से सतह पर यह मार करती है, और रडार, कमांड सेंटर और बंकर जैसी जो चीजें दुश्मनों की हो उनको नष्ट करने का काम करती है। क्योंकि अंतरिक्ष में जब आकाश में जब हमारे वायुयान उड़ते हैं तो उन पर अटैक किया जाता है ग्राउंड स्टेशन से। उन ग्राउंड स्टेशंस को नष्ट करने में इस तरह की मिसाइलें मदद करती है। ये एक प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल की जब भी मैं बात करता हूं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन मैक 5
अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना गति पर उड़ने वाली मिसाइलों को हम जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों के रूप में जानते हैं। और ये सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे अत्याधुनिक 4.5 पीढ़ी के जो विमान हैं उनमें एकीकृत करने के लिए डिजाइन की गई है। तो बहुत रेजिलिएंट हम इसको मान सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन मिसाइल के रूप में ये आती है। अब 4 जो हमारी मिसाइल है उसमें रुद्रम 1 सबसे पहले थी, 200 किलोमीटर की रेंज के साथ मैक 2 की रफ्तार और विकिरण रोधी एंटी रेडिएशन, देखो ARM मिसाइल बोलते हैं इसको, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ना। तो ARM मिसाइल सुपरसोनिक और एकीकृत। सुपरसोनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रेटर देन मैक 1 अर्थात ध्वनि की गति से तेज जो भी होती है उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। रुद्रम 2 300 किलोमीटर तक, मैक 5.5 एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल थी, दोहरी भूमिका थी, जमीनी हमला भी और एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है, ARM भी है, ठीक है। इसी तरह से रुद्रम 3 550 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक, 2 चरणों में, अत्यधिक गतिशील। और रुद्रम 4 जिसकी सबसे ज्यादा गति है, 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज तक ये अटैक करने में सक्षम होगी, जो डेवलपिंग है। मैक 5 से ज्यादा स्पीड है, हाइपरसोनिक है, लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है, ठीक है। तो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हमारी ये मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम 4। ये आपको याद यहां पर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी की। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो है नौसेना के लिए बहुत सी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्हीं में सबसे एडवांस्ड वर्जन है न्यूक्लियर पनडुब्बियों का। न्यूक्लियर पनडुब्बियों के 2 पनडुब्बियां आपने अब तक पढ़ी होगी, आपकी S2 और S3, मतलब INS अरिहंत और आपकी INS अरिघाट, ठीक है। ये 2 आपके पहले ही सरकार लॉन्च कर चुकी है। इसी क्रम में वर्तमान में हमारी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिदमन, उसकी समुद्र में ट्रायल चल रहे हैं और जल्दी ही इसको हमारी नौसेना में कमीशन किया जाने वाला है। तो INS अरिदमन के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है INS अरिदमन और कैसे ये एडवांस है बाकी पहले की पनडुब्बियों से। तो परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में सक्षम है। नाम है INS अरिदमन, ये अरिधमान लिखा हुआ है लेकिन असली नाम अरिदमन है। अरिदमन का मतलब होता है अरि अर्थात शत्रु और दमन मतलब नाश करने वाला। तो जो शत्रुओं का नाश करने वाला है उसी को बोलते हैं हम अरिदमन, ठीक है। तो वर्तमान में समुद्री परीक्षण के चरण में ये है, विशाखापत्तनम में इसको निर्मित किया गया और टोटल 83 मेगावाट का इसमें एक पावर रिएक्टर हमारा जिसका नाम है CLWR-B1 उससे ये संचालित होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरे चरण की पनडुब्बियां भी हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें 190 मेगावाट के हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है। अभी वर्तमान में इनको तैयार किया जा रहा है। अरिदमन में टोटल 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं। इन लॉन्च ट्यूब के द्वारा मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अरिहंत में केवल 4 थे लेकिन अब यहां पर अरिदमन में 8 कर दिए गए हैं। 3500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली K4 मिसाइलें हैं जो एक तरह की सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो समुद्र में से लॉन्च करने योग्य है ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर ये हैं। और 24 कम दूरी की K15 मिसाइल्स इसमें लगी हुई हैं। लगभग 70% जो मटेरियल है वो स्वदेशी रूप से हमने इसमें निर्मित किया है। तो 4 मिसाइलें हमारी आप देख लो। पहली है S2 जिसको हम INS अरिहंत कहते हैं, 2016 में कमीशन हुई, 18 में पहली बार इसको गश्त पर भेजा गया। INS अरिघात, अरिघाट नहीं है अरिघात, मतलब अरि अर्थात दुश्मन पर घात लगाने वाली, अरिहंत, अरिहंत मतलब दुश्मन का हंत करने वाली या नाश करने वाली, एक तरह से वही कह सकते हैं। INS अरिदमन S4 बोलेंगे, ये समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है। अरिघात जो है वो अगस्त 2024 में कमीशन हो गई और नई अगली जो आ रही है उसको नाम दिया है S4 स्टार। क्या नाम दिया है? S4 स्टार। अब इसका नामकरण नहीं किया है, अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अभी इसको निर्मित किया गया है, लॉन्च कर दिया गया और ये परीक्षण के चरण में वर्तमान में है। चलिए अब देखते हैं आगे। बैंकिंग क्षेत्र में आपके वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान एक शुरू किया गया है देश भर में। तो जो लोग कुछ योजनाओं से बचे हुए हैं, खास करके बेसिक न्यूनतम बीमा और अकाउंट से जो PM जनधन योजना है उनमें जिनको खाता नहीं खुला हुआ उन लोगों को एक एक करके जोड़ने का प्रयास बैंकिंग सेक्टर में किया जा रहा है। और इसीलिए 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान एक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक शिविर लग रहा है और प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। मतलब आप देखो कि इसमें एक तो हो गया बैंक में खाता, ठीक है, बैंक खाता, दूसरा हो गया आपका बीमा जिसमें आ गया आपका जीवन बीमा, ठीक है, फिर आ गया आपका दुर्घटना बीमा और फिर आ गया आपका पेंशन। ये चार जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको हम सामाजिक सुरक्षा क्या बोलते हैं, सामाजिक सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए इन सभी क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा। तो पीएमजेडीवाई में शून्य राशि वाले खाते खोलना, कोई शुल्क नहीं लेना और 2 लाख का दुर्घटना बीमा और डेबिट कार्ड ये मिलता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है 18 से 50 वर्ष के लोगों को। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपए प्रति वर्ष पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा 18 से 70 वर्ष आयु के लोगों को। और अटल पेंशन योजना में 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटी 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को। तो ये सभी इसमें लाभ ले सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों कितनी बेहतरीन करंट अफेयर्स को हम कितना अच्छे तरीके से आपको देने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है आपको ये पसंद भी आ रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं और कोई सुधार या बदलाव अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम इधर पूरा कंटेंट इसी तरह से देने की कोशिश करते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे शेयर करें, आप इन्हें प्रमोट करें। आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इनको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने और बाकी लोगों को कि हाँ कंटेंट अच्छा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो बिल्कुल आप हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए डेली। और ये थोड़ी थोड़ी आपकी जो मेहनत है ना, ये आपको एक दिन टॉपर बनाने में बहुत योगदान करने वाली है। मेंस के अकॉर्डिंग भी कंटेंट आपको पूरा काम का है। तो मेंस में भी कई स्कीम्स के बारे में या इनके बारे में अगर कुछ पूछा जाता है तो आप आसानी से यहाँ पर लिख पाएंगे। चलिए, तो ऐसे ही अगले सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।